स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। चलिए वहां खबर जहां में स्वागत करते हैं हम आपका और शुरुआत करते हैं उस खबर से जिस पर आज पूरे विश्व की नजर है। जी हां, 46वें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन आज शपथ ग्रहण करने वाले हैं। अब से करीब 1 घंटे बाद अमेरिका का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। जो बाइडेन राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप हार मानने को तैयार नहीं थे, इसके लिए वो कोर्ट तक और सड़क तक गुहार लगाते नजर आए। इसका नतीजा ये हुआ कि ट्रंप के समर्थक अमेरिका की संसद तक में घुस गए थे, व्हाइट हाउस की दीवारों पर चढ़ गए। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हुई सारी दुनिया ने देखी, लेकिन ट्रंप का इतने से भी मन नहीं भरा था। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे और ऐसा अमेरिकी इतिहास में पहली बार होगा जब मौजूदा राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वो अपने 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहा है और पूरा विश्व टकटकी लगाए हुए इस वक्त अमेरिका की तरफ ही देख रहा है। बाइडेन की शपथ भारी, यूएस में हमले की तैयारी। बाइडेन की शपथ में हिंसा का अलर्ट, ट्रंप समर्थकों पर नजर। यूएस संसद में दंगों का सीन फिर हो रिवाइंड। 6 जनवरी जैसी हिंसा की आशंका। वॉशिंगटन डीसी में 25,000 सैनिकों की अभूतपूर्व सुरक्षा। किसी शपथ ग्रहण समारोह में ऐसे सुरक्षा के इंतजाम न कभी किए गए, न कभी किसी ने देखे और न ही ऐसी सुरक्षा की कभी नौबत आई। सुरक्षा के लिहाज से व्हाइट हाउस को किले में तब्दील कर दिया गया है। जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर वॉशिंगटन डीसी में 3 लेयर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। व्हाइट हाउस के आसपास सभी जगहों पर पाबंदी लगा दी गई है। व्हाइट हाउस के आसपास सभी जगहों पर तारबंदी की गई है। अमेरिकी संसद भवन, कैपिटल हिल और उसके आसपास के सभी इलाकों को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। व्हाइट हाउस को 8 फीट ऊंचे लोहे के बैरिकेड से घेर दिया गया है और 25,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। सैनिकों की तैनाती और सुरक्षा ऐसी कि मानो ये शपथ ग्रहण नहीं, जंग का मैदान। तैयारी कुछ ऐसी मानो ये शपथ ग्रहण नहीं, जंग का मैदान हो। बात इसलिए भी खास है क्योंकि 25,000 नेशनल गार्ड्स की मौजूदगी में जो बाइडेन दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ ही भारतीय मूल की कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। शपथ ग्रहण समारोह भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। उस वक्त अमेरिका में दोपहर के 12 बज रहे होंगे। ट्रंप समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल में की गई हिंसा के मद्देनजर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स संसद भवन में वेस्ट फ्रंट में बाइडेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। एक बड़े अंतराल, एक बड़ी कोशिशों के बाद, एक बड़े टकराव के बाद रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में ये चुनाव हुए जिसमें जो बाइडेन ने बाजी मारी और ट्रंप को मात खानी पड़ी। हालांकि ट्रंप ने तमाम बातें बीच में लगातार कहीं। वो कोर्ट तक जाने की बात करते रहे। वो ये भी कहते रहे कि अगर मैं हारा तो ये एक तरीके से ठीक प्रक्रिया नहीं रही होगी। उन्होंने तमाम सवाल चुनावी प्रक्रिया पर भी उठाए, लेकिन अब यह साफ हो चुका है कि अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन ही होने जा रहे हैं और अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह अमेरिका में।
और अब से थोड़ी देर में अमेरिका को 46वां राष्ट्रपति मिल जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेट जोसेफ आर बाइडेन जूनियर यानी जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। बाइडेन का शपथ ग्रहण कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में स्थानीय समय मुताबिक दोपहर 12 बजे होगा। उस वक्त भारत में रात के 10:30 बज रहे होंगे। इस दौरान बाइडेन सिर्फ 35 शब्दों में पद की शपथ लेंगे। समारोह इस बार हमेशा की तरह भव्य नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस के पैंडेमिक की वजह से भीड़ वहां पर ज्यादा नहीं जुटने दी जाएगी। इस बार करीब 1000 से 1200 लोग ही शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले पाएंगे। सभी मेहमानों के लिए सख्त हेल्थ प्रोटोकॉल भी इस दौरान बना रहेगा। चीफ जस्टिस जॉन जी रॉबर्ट जूनियर कैपिटल हिल्स के वेस्ट फ्रंट पर जो बाइडेन को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाएंगे और इसके बाद राष्ट्रपति बाइडेन इनॉग्रल स्पीच देंगे। इस पर अमेरिकी मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया जाएगा। सिंगर लेडी गागा इस दौरान नेशनल एंथम, अमेरिका की नेशनल एंथम गाएंगी। इवेंट में जेनिफर लोपेज की म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी होगी और इसके बाद बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस प्रेसिडेंट स्कॉट में कैपिटल हिल से व्हाइट हाउस जाएंगे। आमतौर पर करीब 3 लाख के करीब लोग सड़क के दोनों ओर खड़े रहकर इस आयोजन को देखा करते थे, लेकिन इस बार कोरोना काल की वजह से ऐसा नहीं होगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप तो सेरेमनी में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया था वो इस सेरेमनी में शामिल नहीं होंगे और उनकी जगह उपराष्ट्रपति माइक पेंस शिरकत करेंगे। वह पेंस लोगों को सिर्फ शामिल होकर यह समझाना चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ ट्रंप के दायरे में सिमटी हुई नहीं है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और बाइडेन की शपथ से पहले डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर व्हाइट हाउस से विदा हो गए हैं। तस्वीरें आपको दिखाएं। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी थी। दोनों को जाते वक्त तोपों की सलामी दी गई। वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। ट्रंप का हालांकि कार्यकाल काफी विवादों भरा रहा था। वो अपने तमाम फैसलों, तमाम बयानों की वजह से सुर्खियों में रहा करते थे और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, व्हाइट हाउस से 45वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के साथ विदा हो रहे हैं। और इस बीच बतौर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में सभी का आभार जताया। Thank you very much, and we love you, and I can tell you that from the bottom of my heart. This has been an incredible 4 years. We've accomplished so much together. I want to thank all of my family and my friends and my staff and so many other people for being here. I want to thank you for your effort, your hard work. People have no idea how hard this family worked. They worked and they worked for you, but they did a fantastic job. I just want to thank all of you, everyone. विदा होते होते डोनाल्ड ट्रंप ने सभी का आभार, सभी का शुक्रिया जताया और वो व्हाइट हाउस से विदा हो गए, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जब 46वें राष्ट्रपति शपथ ग्रहण अपना पूरा करेंगे उसके बाद सीधे वो व्हाइट हाउस जाएंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त अमेरिका के इस बड़े आयोजन को लेकर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मातबर सिंह नेगी साहब जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजीव नयन जुड़ रहे हैं, जो कि अमेरिकी मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ अनिल त्रिगुड़ा साहब पूर्व राजदूत रहे हैं जॉर्डन में, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मातबर सिंह नेगी साहब, सबसे पहला सवाल मैं आपसे कर लेता हूं। एक बड़ा दिन है, अमेरिका के इतिहास के हिसाब से भी बड़ा दिन है। आज राष्ट्रपति शपथ लेने वाले हैं जो बाइडेन। किस तरीके से जो तैयारियां हो रही हैं, हालांकि वो कोरोना काल के साए में हो रही हैं, लेकिन अमेरिका के लिए ये दिन बहुत अहम है और केवल अमेरिका के लिए नहीं, जो अमेरिका के बारे में बात भी नहीं करते हैं वो आज के दिन खासतौर पर अमेरिका की तरफ नजर लगाए रहते हैं। आज के दिन को आप किस तरह से देख रहे हैं? जी नमस्कार। ये अमेरिका के इतिहास में बहुत ही खास दिन है। इससे पहले भी 45 प्रेसिडेंट्स आए, उनकी भी चर्चा हुई, उनके इनॉग्रेशन को पूरे देश दुनिया ने कवर किया, लेकिन इस बार ज़्यादा ही लोगों की नजरें लगी हुई हैं। बिकॉज जो ये हुआ, जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट ट्रंप ने अभी भी प्रेसिडेंट हो अगले 1.5 घंटे तक, तो मैं प्रेसिडेंट ट्रंप ही बोलूँगा उनको। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 2-3 महीने में करा, और जो कैपिटल हिल पे एक
किसी ने सोचा नहीं था ऐसा होगा, जो हुआ उसकी वजह से। और ये कई चीज़ें इसमें ऐसी हो रही है जो कभी हुई नहीं, जैसे कि आपने बताया प्रेसिडेंट ट्रंप ऑलरेडी चले गए अपने रिसोर्ट मायामी फ्लोरिडा में मार्च 2 में, वहीं वो देखेंगे, मेरे ख्याल से 12 बजे वहीं होंगे, वो पहुंच जाएंगे, तब तक वो नहीं अटेंड कर रहे हैं। और उनके वाइस प्रेसिडेंट जा रहे हैं अटेंड करने। तो ये कई चीज़ें हैं जो हटके हो रही हैं, तो इसलिए दुनिया देख रही है। और जो आपने बताया 25,000 नेशनल गार्ड वहाँ पे लगे हैं, चप्पा चप्पा मिलिट्री की और नेशनल गार्ड की निगरानी में है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन है। और इलेक्शन इसके बाद, इनॉग्रेशन के बाद प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन कुछ 10-12 घोषणाएं करेंगी, कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लाएंगे, प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लाएंगे, कुछ को रिवर्स करेंगे, कई नई चीज़ें आएंगी, उसकी शायद चर्चा आप मौका देंगे, फिर दोबारा उसकी बातें होंगी। तो उस इन सारी परिप्रेक्ष्य में इन सारी बातों को देखते हुए पूरी दुनिया इसको कवर कर रही है। और बहुत ही ये ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण दिन अमेरिका के इतिहास में है आजकल। हर नया प्रेसिडेंट और नई सरकार जब आती है तो अपनी नीतियों, अपनी पॉलिसी से विश्व को भी प्रभावित करती है, अपने देश को भी प्रभावित करती है। जब अमेरिका की बात हो तो वो कहीं ज्यादा प्रभावित करता है। डॉक्टर राजीव नयन, मैं इस वक्त विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र से विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र को देख रहा हूं। और जहां तक भारत के लोकतंत्र को हम देखते हैं तो भारत का लोकतंत्र सत्ता का जो ट्रांसफर है, जो बैटन ट्रांसफर होती है, वो बहुत स्मूथ ट्रांसफर होता है। उसमें किसी तरह के गिले शिकवे नहीं होते हैं। मतभेद होता होगा, मनभेद नहीं होता। लेकिन यहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये फैसला लिया है कि वो शामिल नहीं होंगे, तो ये जो कट से कॉल होती है, अगर आज ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो कितना असर पड़ता है इस शपथ ग्रहण समारोह को लेकर, और कितना ज्यादा ये चर्चा का विषय भी बनता है जब अमेरिका की राजनीति और अमेरिका के आज खास मौके की बात हम करते हैं। तो डॉक्टर राजीव ने, देखिए, आप काफी सही बात बता रहे हैं कि हमारी जनतंत्र में एक परिपक्वता आई है। यह एक विकासशील देश का जनतंत्र था। हमने शुरुआत की, एक्सपेरिमेंट्स किए, हमारी समस्याएं थी, हमने उस समस्याओं का सामना किया। लेकिन दुख की बात है कि देखिए, इसी इनॉग्रेशन की बात नहीं कर, जब पिछली बार ट्रंप भी अपना ओथ कहिए जो कहीं ले रहे थे, उनका प्रेसिडेंसी का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उस समय भी जो वहां पर काफी विरोध प्रकट हो रहे थे। और समहाउ जिसे कहते हैं कि वहां ग्रुप था, वह ट्रंप को बर्दाश्त करना नहीं चाहता था। तो एक तरह से जिसे कहते हैं असहिष्णुता की जो एक संस्कृति वहां पर पनपी थी, और ट्रंप ने उसे कुछ ज्यादा ही एक क्लाइमेक्स पर लेके चले गए। और जैसे आपने जिक्र किया, थोड़ी देर पहले दिखाया भी, कैपिटल हिल पर जो घटना घटी, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, दुखद काफी रही। एक जनतंत्र, हम उसे शक्तिशाली जनतंत्र कह सकते हैं, क्योंकि मिलिटरली सबसे पावरफुल है और अभी दुनिया का सबसे संपन्न राष्ट्र के रूप में जाने जाते हैं। और जब भी उससे भी ज्यादा कहीं है उनकी नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता। शीत युद्ध के दौरान भी और उसके पश्चात भी वो अपने आप को एक जनतांत्रिक समूह का नेता के रूप में उन्हें प्रस्तुत किया, उस ग्रुप को लीड भी किया। और उसके बाद भी जहां तहां भी हो सकता है उनके देखेंगे कि उनके जो घोषणा पत्र होते हैं, चुनावी नहीं, दो राष्ट्रों के साथ मिलकर भी जो साझा संयुक्त बयान करते हैं और उनकी जो गतिविधियां रहती है, सब जनतंत्र को मजबूत करने की दिशा में रहती है। और अभी पिछले समझिए कि 1-2 सालों से बात भी हो रही थी, खास करके पिछले साल में, कि एक जनतांत्रिक राष्ट्रों का फिर से समूह बनाएगा। भली वह शीत युद्ध जैसा कैपिटलिस्ट ब्लॉक और नाटो का सदस्य न रहा हो, लेकिन एक लूज जिसे कहते हैं अलायंस की बात, डेमोक्रेटिक अलायंस की बात चल रही थी। वैसे राष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होती है तो सारी जनतांत्रिक राष्ट्रों के लिए एक थोड़ी सी एक दुखद बात तो है ही। मैं शर्मनाक भले न कहूं, लेकिन एक दुखद तो घटना थी ही। और आशा करते हैं कि कम से कम आज ट्रंप ने एक थोड़ी सी परिपक्वता दिखाई, जैसा लग रहा था कि वो अड़े रहेंगे, नहीं छोड़कर जाएंगे। तो एक बड़ा ही और भी एक जिसे कहते हैं अगली टर्न होने जा रहा था वहां, वह कम से कम उन्होंने नहीं होने दिया, छोड़कर चले गए। अब अगले 4 वर्षों तक बाइडेन और कमला हैरिस की टीम उस देश को चलाएगी। हमारी तरफ से एक जनतांत्रिक राष्ट्र से दूसरे जनतांत्रिक राष्ट्र को एक शुभकामनाएं देंगे और चाहेंगे कि अमेरिका अच्छे तरीके से
पूरे दुनिया में अपना प्रभाव रखे। और साथ साथ उन्हें यह भी हम आशा करेंगे जिस तरह से वो अभी जूझ रहे हैं कोरोना से, हम तो अपने कोरोना, वो कम से कम अभी भी करीब 2.25 लाख कोरोना के शिकार व्यक्ति वहां पर है, हर दिन निकल रहे हैं। तो उन लोग, हम चाहते हैं कि बाइडेन जो 100 दिनों के अंदर कह रहे हैं कि 100 मिलियन वैक्सीन देंगे, ऐसी कई पहल वो ले और कोरोना मुक्त जल्दी ही हो जाए। साथ साथ आर्थिक रूप से, जिस तरह से ट्रंप की बहुत शिकायत भले कर ले जी, लेकिन आर्थिक रूप से उसने काफी कुछ अमेरिका को एक नए पथ पर लाया, करीब 4% के दर से एक आर्थिक प्रगति की। तो हम चाहेंगे कि वो और भी 4% से आगे भी प्रगति हो उनकी। जी डॉक्टर राजीव नैन, वो हम समझ पा रहे हैं कि ट्रंप को शायद इस बात का मलाल बहुत ज्यादा रहा कि जब वो सब कुछ कर रहे थे तब ऐन मौके पर कोरोना का पेंडेमिक आया और उसके चलते जो स्थितियां हुई वो कहीं बहुत उनके खिलाफ गई। शायद तभी वो कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहकर बहुत ज्यादा पुकारने लगे और शायद तल्खियां इसके चलते उनकी चीन से भी बहुत नजर आई सामने। अनिल त्रिगुणायत साहब भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व राजनयिक हैं, जॉर्डन में राजदूत रहे हैं। अनिल जी, अभी भी आपसे पहला सवाल तो मैं यही करूंगा कि आज अब से कुछ देर बाद अमेरिका जिस नए कदम को बढ़ा रहा है, 46वें राष्ट्रपति कदम रखने जा रहे हैं, रातों रात नीतियां बदलती नहीं हैं, लेकिन फिलहाल आज जो चेहरा जो निकल कर आएगा, जो तस्वीरें निकल कर आएंगी, वो पूरे विश्व को क्या संदेश देती हुई दिखेंगी? देखिए, वो विश्व को तो जो संदेश देंगी वो देंगी, सबसे बड़ा संदेश उनको अमेरिका के लोगों को देना है। क्योंकि जैसा आपको पता है कि जो उनकी स्पीच की या एड्रेस की थीम होगी वो है अमेरिका यूनाइटेड। मेरा मानना यह है कि जिस तरह आज अमेरिका डिवाइडेड है, या जो पीछे घटनाएं दूसरे हमारे पैनलिस्ट ने और आपके रिपोर्टर ने भी बताई 6 जनवरी की दुखद घटनाएं, तो मैं ये समझता हूं कि इससे अमेरिका की छवि भारत में आ गई है, पहली बात। दूसरी चीज ये है कि वो एक डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है आज। तो सबसे पहला काम उनका ये होगा कि जो 74 मिलियन लोग जो आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ट्रंप इलेक्शन हारे हैं क्योंकि ट्रंप का ये था कि 1000 बार एक झूठ को बार बार बोलते रहो तो सच हो जाता है। तो उसी के चलते उन्होंने देश को भी डिवाइड किया, रेसिज्म इतना ला दिया, इतना एक्सट्रीमिज्म हो गया, डोमेस्टिक टेररिज्म हो गया, जिस तरह की समस्याएं वहां हैं। आज आप सोच सकते हैं कि 25,000 गार्ड्स जो हैं उस 46वें राष्ट्रपति के लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और उसमें से काफी सारे लोगों को निकाला भी गया है FBI के। तो इतना एक दूसरे के खिलाफ वहां पर मैं कहूँगा ट्रस्ट डेफिसिट है, उसको सबसे पहले उनको दूर करना है। दूसरी चीज है ये कि जहां तक बात रही उनके दुनिया को संदेश देने की, तो सबसे बड़ा संदेश उनका ये है कि उन्होंने कहा कि मैं पहला काम ये करूंगा कि क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस में, जिसमें ट्रंप बाहर आ गए थे, उसको सबसे पहले ज्वाइन करूंगा। तो वो अगर अमेरिका ज्वाइन करता है तो ये एक सारे विश्व के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि वो बड़ा एमिटर भी रहा है सबसे बड़ा। और जब एक सबसे बड़ा एमिटर बाहर निकल जाए, चाहे अमेरिका या चीन, तो आप समझ लीजिए क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि वो हो। दूसरा चीज उन्होंने एक अपना किया कि जो ट्रंप ने कहा कि मुस्लिम कंट्रीज से जो लोग आते हैं उनको आने नहीं दिया जाएगा, उसका वो एक बंद करने वाले हैं, उसको वापस उसको विड्रॉ कर रहे हैं। तीसरी चीज जो उन्होंने कहा कि मास्क कंपलसरी होगा। अब ट्रंप की वजह से ही ये कोरोना भी फैला है, भले ही आप चीन को ब्लेम करें, और चीन तो ब्लेम करने लायक है ही, लेकिन अगर नेताओं ने ठीक तरह से डिसीजन नहीं लिए और अपने आप भी खुद बिना मास्क के घूमते रहे, तो आप समझ सकते हैं कि देश में इसी तरह सबसे बड़ा वहां पर कोरोना ग्रसित देश हुआ है, उसके चलते कोरोना बढ़ा, लोगों की अमेरिका के ऊपर से पूरी श्रद्धा हट गई लोगों की। जो आप सोचते थे कि मोस्ट पावरफुल नेशन है दुनिया का, आज वो सबसे परेशान हालत में है। तीसरी चीज, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट इतना बुरा हाल है वहाँ। तो उन सब चीजों के लिए उनके पास इतने चैलेंजेस हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो ग्लोबल चैलेंजेस है वो तो है ही हैं, लेकिन उनके डोमेस्टिक चैलेंजेस इस वक्त सबसे ज्यादा होंगे। डोमेस्टिक चैलेंजेस भी उनके सामने बहुत ज्यादा है। डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो टैग जिसके बारे में बात कर रहे थे त्रिगुणायत साहब, उससे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ भी ले जाना है जो बिडेन को, वो तस्वीर बदलती हुई जरूर दिख रही है। मातबर सिंह नेगी साहब, भारत को देखा जाए, भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका की आ रही नई सरकार और भारत के रिलेशंस, आप किन किन चीजों में इसे भारत के लिए फेवरेबल समझते हैं
या कहीं बहुत भारत को भी अब नए प्रशासन के साथ कुछ मोर्चों पर शायद जद्दोजहद करनी पड़ सकती है? जी, जैसे आपने बताया और शायद एम्बेसडर अनिल और राजीव नयाल जी ने भी बताया, राजीव नयन जी, कि किसी भी देश की नीति रातों रात नहीं बदलती है। ये बहुत ज़्यादा शक जताया जा रहा था कि जैसे कि ट्रंप ने मोदी जी का हाथ पकड़ा और मोदी इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन बोला, तो ऐसे डिप्लोमेसी नहीं चलती, ऐसे काम नहीं चलता, काम भी करना पड़ता है। उन्होंने एक स्टैंड लिया चाइना के अगेंस्ट में जो भारत के पक्ष में था, इसीलिए यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी सारे उनके सपोर्टर रहे हैं। एक बहुत बड़ा रीजन ये है, न कि उनकी लीडरशिप पे, उनके ये स्टैंड पे। तो अब ये माना जा रहा था कि जो बाइडन आएंगे या कमला हैरिस आएंगे, दोनों ये लिबरल हैं, तो ये शायद उतना अच्छा स्टैंड नहीं लेंगे, भारत के साथ संबंध अच्छे नहीं होंगे। मेरा ये बिल्कुल मानना नहीं है। जो यहाँ की पॉलिसीज हैं, ये स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज, बाकी और चीज़ें जो एम्बेसडर अनिल जी ने टच की हैं, राजीव साहब ने टच की हैं, वो होंगी और भी हम बातें करेंगे आगे क्या क्या करने वाले। बट फॉरेन पॉलिसी चेंज नहीं होती है ओवरनाइट। फॉरेन पॉलिसी को चेंज करने में बहुत टाइम लगता है। किसी भी बड़े देश की दूसरे बड़े देश के प्रति फॉरेन पॉलिसी लगभग वैसी रहती है, कम से कम कुछ समय तक। तो मुझे नहीं लगता कि भारत को कोई चिंता करने की जरूरत है, और भारत के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि क्या होगा। ऐसा कोई हमें इस किस्म का संदेह मन में नहीं रखना चाहिए। जो पॉलिसीज़ हैं वो चीज़ चलती रहेंगी। बल्कि कल अगर आप जो रक्षा मंत्री जनरल उन्होंने उनको नॉमिनेट किया, उनको बल्कि सेनेट ने कल रेटिफाई भी कर दिया। उन्होंने इंडिकेशन दिया है भारत के साथ वो कैसे संबंध रखेंगे। चीन का जिक्र किया उन्होंने, हमारे पड़ोसी देश का जिक्र किया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और हमारे देश में आज ऐसा नेतृत्व है। हमें उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इक्वेशन बनाई अमेरिका के साथ पिछले 5-6 सालों में, वो इक्वेशन जारी रहेगी और हमारे रिश्ते दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि भारत की ज़रूरत अमेरिका को है और अमेरिका को ज़रूरत भारत की। बहुत शुक्रिया मातबर सिंह नेगी साहब, अनिल त्रिगुणायत साहब और डॉक्टर राजीव नयन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम दर्शकों को ये बात समझाने के लिए कि नई सरकार और जो अमेरिका में नया राष्ट्रपति आने वाला है वो किस मायने में खास हो सकता है, क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, क्या असर विश्व पर उनका पड़ सकता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल चलिए वहां खबर जहां में वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने